इस वीडियो में हम एक ऐसी मिट्टी के बर्तन यानी मृदभांड परंपरा की बात करेंगे जो उत्तर भारत में नगरों, राज्यों और आरंभिक राज्य सत्ता के उदय को समझने में हमारी सहायता करती है। आप जिन मृदभांडों को देख रहे हैं इन्हें NBPW कहा जाता है, जिसका पूरा नाम है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यानी उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड। इससे पहले कि हम इसकी बात करें, आइए पहले यह समझते हैं कि मिट्टी के बर्तन यानी मृदभांड स्वयं इतिहास के इतने सशक्त स्रोत क्यों हैं। मिट्टी के बर्तन लगभग कभी नहीं नष्ट होते और चूंकि इनकी शैली, रंग, आकार और बनाने की तकनीक समय के साथ बदलती रहती है, इसलिए ये बर्तन प्राचीन समाजों द्वारा छोड़ी गई एक प्रकार की समय मुद्रा बन जाते हैं। इन्हीं मृदभांड के आधार पर हम दो अलग अलग संस्कृतियों के बीच भेद कर पाते हैं। भारत के संदर्भ में हम इतिहास के अलग अलग कालखंडों से जुड़े स्पष्ट रूप से भिन्न मृदभांड देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पा या सिंधु घाटी के स्थलों पर सबसे आम मृदभांड है लाल पृष्ठभूमि पर काले रंग से बने चित्रों वाला मृदभांड, जिसे काले पर लाल मृदभांड कहा जाता है, यानी लाल सतह पर काले रंग से बनी आकृतियां। फिर जैसे जैसे हम उत्तर हड़प्पा काल की ओर बढ़ते हैं, विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी और उत्तर भारत में हमें पेंटेड ग्रेवेयर मिलता है। यह मृदभांड शैली लगभग 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व के आसपास की मानी जाती है। किसी स्थल पर इसकी उपस्थिति तत्काल एक पूर्णतः भिन्न संस्कृति और काल क्रमिक क्षितिज का संकेत दे देती है। तो मान लीजिए किसी पुरातात्विक स्थल पर आपको यह पेंटेड ग्रेवेयर मिलता है, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि यह स्थल उत्तर हड़प्पा संस्कृति का था और लगभग 800 से 600 ईसा पूर्व के बीच अस्तित्व में रहा था। उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW भी इसी क्रम में बैठता है। क्योंकि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का दिखाई देना भारतीय इतिहास के एक बड़े रूपांतरण के साथ लगभग पूरी तरह मेल खाता है, और वह है द्वितीय नगरीकरण। भारतीय इतिहास में पहला नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता के समय में हुआ था, जब भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में नगर फले फूले। वह नगरीय चरण लगभग 1500 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया और लगभग 1000 वर्ष बाद हम एक बार फिर नगरों को उठते हुए देखते हैं, और इस बार उपजाऊ गंगा के मैदानों में। चूंकि यह नगरों के विकास की दूसरी लहर थी, इसलिए इतिहासकार इसे द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल है, वह युग जब उत्तर भारत में आरंभिक राज्य यानी महाजनपद उभर रहे थे। इसलिए जब पुरातात्विक स्थल में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर प्रकट होते हैं, तो हमें तुरंत ज्ञात हो जाता है कि यह स्थल 600 ईसा पूर्व तक पुराना हो सकता है। अब आइए इस मृदभांड की ओर मुड़ते हैं। आखिर यह उत्तर काली पॉलिशदार मृदभांड है क्या, या नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है क्या? दिलचस्प बात यह है कि इसका नाम स्वयं भ्रामक है। जैसे वॉल्टेयर ने होली रोमन एम्पायर के बारे में कहा था कि यह ना तो साम्राज्य है, ना ही पवित्र है और ना ही रोमन, इसी प्रकार उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड ना ही पूरी तरह काला है, ना ही पूरी तरह उत्तरी और ना ही पूरी तरह पॉलिशदार। इसके रंग बहुत भिन्न भिन्न हैं, इसका विस्तार उत्तर भारत से कहीं आगे तक फैला है और इसकी चमकदार सतह एक विशेष पकाने और लेप लगाने की तकनीक से आती है, ना कि वास्तविक पॉलिश से। तो जब हम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के भौगोलिक फैलाव को देखते हैं, तो स्पष्ट हो जाता है कि यह उत्तरी भारत तक सीमित था ही नहीं। यह एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ मिलता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और यहाँ तक कि श्रीलंका तक। इसके विस्तार का अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि उत्तर में हमें यह पाकिस्तान के उदयग्राम तक मिला है, दक्षिण में श्रीलंका के अनुराधापुर तक फैला है,
पश्चिम में गुजरात के प्रभास पाटन में हमें यह मिलता है और पूर्व में हमें बांग्लादेश के वारी बटेश्वर में भी हमें यह मृदभांड प्राप्त हुआ है। इस प्रकार का मृदभांड सबसे पहले सर जॉन मार्शल को तब मिला था जब वह 1904-1905 के बीच सारनाथ में खुदाई कर रहे थे। मार्शल ने इस मृदभांड को सूक्ष्म काली चमकदार मृदभांड कहा था। जो नाम हम आज प्रयोग करते हैं यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, वह बाद में पुरातत्वविद कृष्णदेव और मॉर्टिवर व्हीलर ने 1946 में दिया था, क्योंकि इस समय तक इसका लगभग सारा भाग उत्तर भारत से ही आया था। यदि हम रंग की बात करें तो यह सदा काला नहीं होता। वास्तव में पुरातत्वविदों ने नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर को कई रंगों में पाया है। इस्पाती नीला, कांस, गुलाबी, बैगनी, रजत और यहाँ तक कि स्वर्ण रंग में भी। और अपनी चमकीली सतह के बावजूद यह चमक वास्तव में कोई असली पॉलिश नहीं है। यह कोई शीशे जैसी परत यानी ग्लेज भी नहीं है, क्योंकि इसमें मिट्टी पिघलकर कांच जैसी परत में नहीं बदलती। यद्यपि इस बात पर अब भी विवाद है कि इस मृदभांड की सतह चमकदार कैसे बनी, पर एक मत यह है कि यह चमक एक बहुत पतले लेप से आती है जिसे फेरिक ऑक्साइड से उपचारित किया जाता था। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के सबसे रोचक पहलुओं में से एक यह है कि यह कोई साधारण घरेलू मृदभांड नहीं था। पुरातत्वविद इसे विशिष्ट या डिलक्स मृदभांड की श्रेणी में रखते हैं, अर्थात यह महंगा था, उच्च प्रतिष्ठा वाला था और संभवतः केवल अभिजात वर्ग के लिए ही बनाया जाता था। हमें यह कैसे ज्ञात होता है? पहला, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के पात्र लगभग पूरी तरह मेज पर प्रयोग होने वाले बर्तन यानी टेबलवेयर हैं। इनमें वे बड़े भंडारण पात्र या भारी उपयोगी बर्तन नहीं हैं जिन्हें साधारण घर रोज काम में लाते थे। अधिकांश मृदभांड मेज पर काम आने वाले बर्तनों तक ही सीमित था। सबसे आम रूप में जो मिलते हैं वे हैं थालियां, कटोरे, तस्तरियां, छोटे पात्र और इनमें सबसे विशिष्ट है टोटीदार पात्र यानी सुराही। दूसरा, जिन स्थलों पर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिलता है वहां यह कुल मृदभांड संग्रह केवल लगभग 5% ही होता है और वह भी अपने चरम उत्पादन काल में। यह दुर्लभता संकेत देती है कि इसका निर्माण नियंत्रित था, वितरण सीमित था और इसका मूल्य बहुत अधिक था। तीसरा, पुरातत्वविदों को रोपड़, बैराट, कुम्हरार, सोनपुर जैसे स्थलों पर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के मरम्मत किए हुए टुकड़े मिले हैं। इन पात्रों की मरम्मत तांबे की कीलों, पिनों या पट्टियों से की गई है। यह प्रथा दर्शाती है कि लोग टूटे हुए नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर को यूं ही नहीं फेंक देते थे। थोड़ी क्षति होने के बाद वे इन्हें फिर से ठीक करने में समय और संसाधन लगाते थे। यह हमें एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के पात्र इतने मूल्यवान थे कि उन्हें ठीक करवाना नया खरीदने से सस्ता पड़ता था। दूसरे शब्दों में यह मृदभांड केवल एक उपयोग वस्तु नहीं था बल्कि मूल्यवान संपत्ति थी। सामान्यतः यह माना जाता है कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का आरंभ मध्य गंगा घाटी के मैदानों की एक मृदभांड परंपरा के रूप में हुआ था और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद यह अन्य क्षेत्रों में फैला। आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके कुछ सबसे पुराने उदाहरण हमें नालंदा से प्राप्त होते हैं जो लगभग 1200 ईसा पूर्व के माने जाते हैं, और अयोध्या से जहां नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर उन परतों में मिला है जो 1000 से 300 ईसा पूर्व के बीच की मानी जाती हैं। जब हम इसके फैलाव के सबसे आरंभिक चरण को देखते हैं तो हमें बिहार और झारखंड में लगभग 32 स्थल मिलते हैं और उत्तर प्रदेश में लगभग 128 स्थल। यद्यपि सबसे पुरानी तिथियां बिहार से आती हैं, पर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का कहीं अधिक विस्तृत फैलाव वास्तव में उत्तर प्रदेश में है। यही बात नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के वास्तविक उद्गम को लेकर एक लंबे समय से चले आ रही बहस को जन्म देती है। अधिकांश विद्वान मध्य गंगा
के मैदान को इसके उद्गम का सामान्य क्षेत्र मानते हैं, पर इसका ठीक ठीक केंद्र विवादित है। बीपी सिन्हा और सच्चिदानंद सहाय जैसे विद्वानों का तर्क है कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का उद्गम पाटलिपुत्र यानी आज के पटना के आसपास हुआ था। वहीं दूसरी ओर जीआर शर्मा और उनके दल का मत है कि कौशाम्बी इसका मुख्य उत्पादन केंद्र था। तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर सबसे पहले कहाँ बना, इसका प्रश्न आज भी खुला हुआ है। अब यदि हम 7वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच के काल को देखें तो हमें दिखता है कि व्यापारिक संपर्कों के माध्यम से नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का क्षितिज भारत के अधिकांश भागों तक विस्तृत हो चुका है। यद्यपि इसका केंद्र क्षेत्र मध्य गंगा का मैदान ही बना रहा, यही नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के चरम उत्पादन का काल था। मौर्य काल में हम देखते हैं कि इसका स्थानिक फैलाव लगभग वही रहता है, पर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर देने वाले स्थलों की संख्या में भारी कमी आ जाती है। शुंग कुषाण काल में इसका वितरण एक बार फिर मध्य गंगा के मैदानों तक सीमित हो जाता है। यद्यपि यहाँ सघन रहता है, साथ ही उत्तर पश्चिमी भारत और पूर्व दक्षिण में कुछ ही स्थलों पर मिलता है। इस परिवर्तन के पीछे एक कारण यह हो सकता है कि इस मृदभांड का उत्पादन बिखरने लगा था और धीरे धीरे यह मृदभांड दृश्य से लुप्त हो गया। तो आप देख सकते हैं कि द्वितीय नगरीकरण और उसके साथ आए बदलाव के परिवर्तनों को समझने के लिए नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कितना महत्वपूर्ण है। और शायद अब अगली बार जब आप किसी इतिहास संग्रहालय में जाएंगे और प्रदर्शित मृदभांड के टुकड़े को देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि वे क्यों मायने रखते हैं। वे केवल मिट्टी के टूटे हुए टुकड़े नहीं, वे हमारे अतीत के अंश हैं और इन्हीं के माध्यम से हम इतिहास का बड़ा चित्र फिर से रचते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।